This is third lecture of the chapter Dynamics for class 11 Physics. In last video, we have discussed some numerical regarding Newton's first law and we have to solve one or two numerical more regarding Newton's first law. So देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल टर्म्स है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। बाद में हम लोग इसमें जैसे यहाँ पे कॉमन एक बॉडी है, जैसे एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, उसका ऊपर छोटा सा एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम। अभी रियल न्यूमेरिकल में सब मास दिया रहेगा यहाँ पे जनरल है। अभी देखो हम लोग जब एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो ये जो बड़ा वाला बॉडी है इसका मास कैपिटल एम है, तो उसका वेट कितना होगा? कैपिटल एम जी होगा, कैपिटल एम जी। ओके, सो ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस में रिएक्शन फोर्स देगा N1, ओके N1। और यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका ऊपर दूसरा बॉडी रखा हुआ है, तो इसका वेट क्या होगा mg, और ये सरफेस पे इसको रिएक्शन फोर्स देगा n, इसको n माना है और इसका आपको क्या माना है N1। सो देखो अगर हम लोग लिखे n इज इक्वल टू क्या होगा आपका mg, सिंपली ये छोटा बॉडी का मास जो स्मॉल एम है, तो नीचे का फोर्स है आपका mg, ऊपर वाला फोर्स क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, तो इसका ऊपर नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। जीरो होने के लिए n और mg क्या होगा? सेम होगा। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप पे n1 इज इक्वल टू क्या होगा आपको? देखो तो n1 इज इक्वल टू नीचे होगा आपका mg प्लस क्या होगा? स्मॉल mg, या तो आप लोग g कॉमन ले लो, तो n1 इज इक्वल टू क्या होगा? m प्लस स्मॉल m इंटू जी। क्योंकि नीचे का टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट, क्योंकि इस बॉडी का कंसिडर करेंगे तो इसका ऊपर ये भी तो है ना, हम लोग एक ही बॉडी मान सकते हैं। तो टोटल वेट क्या होगा? mg प्लस mg, कैपिटल M स्मॉल g प्लस स्मॉल m स्मॉल g। ये नीचे का फोर्स है, तो ऊपर का फोर्स क्या है? ये है आपका टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी। सो जैसे इसमें निकाल दिया था ऊपर कैपिटल N और एक क्या दिया था N1, तो निकाल दिया। तो जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ये है 5 kg, इसका ऊपर एक बॉडी है 3 kg। अभी देखो नीचे का टोटल फोर्स कितना है, वेट कितना है? 80 न्यूटन होगा, 80 न्यूटन। और 80 न्यूटन का वजह से आपको क्या होगा? N1 होगा। तो यहाँ पे N1 कितना है? N1 would be what? 80 न्यूटन। मान लेते ये सरफेस से इसको और एक रिएक्शन देके रखा है n, तो n कितना होगा? n would be what? 30 न्यूटन। इसका 3 है kg, तो 30 न्यूटन। 3g होता है ना, 3 into 10 30 न्यूटन। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट न्यूटन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ का ना थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसका आपका मास है स्मॉल एम, और एक बॉडी है जिसका मास है आपका कैपिटल एम। इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बोथ बॉडी वेयर एट रेस्ट। अभी देखो इसका ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, यहां पे मैंने F लगाया, दोनों का ऊपर इक्वल फोर्स लगाया, दोनों रेस्ट में था, दोनों बॉडी का लेकिन मास डिफरेंट था। मान लो कि ये बॉडी भी स्पीड ले ली है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी मान लो v है, v1 है, और इसका मान लो फाइनल वेलोसिटी है आपका v2। ठीक है, दोनों रेस्ट में था, दोनों का ऊपर सेम फोर्स लगा हुआ था, लेकिन दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हल्का बॉडी है, ये हैवी बॉडी है। हल्का बॉडी का फाइनल स्पीड ज्यादा होगा, हैवी बॉडी का फाइनल स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो मैं अगर एक लाइन बोलता हूँ, आपको ये समझना है ये लाइन करेक्ट है कि नहीं। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है?
पर सेकेंड में एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी का चेंज तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज हो सकता है। हर एक सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होगा वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं एक सेकेंड का कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ओनली डिपेंड ऑन फोर्स। इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन फोर्स बट नॉट ओनली डिपेंड ऑन फोर्स। Rate of change of velocity is depend on force as well as depend on mass. वेलोसिटी कितना चेंज होगा, अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ज्यादा हो रहा है क्योंकि इनिशियल जीरो था, फाइनल बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे इनिशियल जीरो था, फाइनल थोड़ा कम होगा, लेकिन दोनों में तो सेम फोर्स लगा हुआ है, तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। फाइनल वेलोसिटी अगर सेम होगा तो दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। फोर्स सेम है तो नहीं, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट हो रहा है क्योंकि दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। अभी देखो आप लोग जब 9-10 में पढ़ा रहा था, 10 का जो क्लास 10 का जो सिलेबस है ना वो बहुत कम होता है। यानी आप एग्जाम से एक महीना पहले जो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेगा तो उसका 80-90% इजीली आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्क बहुत कम था तो फोर्स भी कम लगाने से भी हो जाना था। लेकिन हायर सेकेंडरी में आप अगर कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ाई किया, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ाई किया, एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाया, यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, सब वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर टाइम कोई नहीं दिया, वर्क नहीं किया तो आउटपुट नहीं आएगा। अगर क्लास 10 में अगर मान लो आप पर डे 1 घंटा पढ़ के अगर आपको 90% आ गया, यहाँ पे भी अगर पर डे 1 घंटा पढ़ो, टीचर भी उससे बेटर है, मान लो आपको 90% नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका मास ज़्यादा है, आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगाना होगा सेम आउटपुट के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग बोलना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मान लो तो कोई बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है mu, फाइनल मोमेंटम है mv। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें मोमेंटम चेंज कितना हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ है mv माइनस mu। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना टाइम में चेंज हुआ है मोमेंटम, मान लेते टी टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ है। तो 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में मोमेंटम कितना चेंज होगा, mv माइनस mu बाय t। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो न्यूटन ने बताया था दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज डिपेंड ऑन फोर्स, दिस इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन बताया था किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। ओके, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में F इज इक्वल टू dp बाई dt। P मींस मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे मान लो कि आपका एक ग्राफ दे रहे हैं, ग्राफ तक थोड़ा बहुत जान गया आप लोग, टी का साथ मोमेंटम है, ग्राफ ऐसा ग्राफ है। तो आपको पूछा है, जैसे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे दे दिया ए पॉइंट, यहाँ पे दे दिया बी पॉइंट, यहाँ पे दे दिया सी पॉइंट। अब बताओ कौन सा पॉइंट में मोमेंटम, सॉरी कौन सा पॉइंट में फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे जीरो होगा कि यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप 0 डिग्री में है, तो यहाँ पे आपका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, टाइम के साथ यहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 है। तो फोर्स जब तक नहीं लगाओगे आपका मोमेंटम नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी में क्या होता है आपका, मेनली फोर्स ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन में लगाओ तब जाके आपका मोमेंटम चेंज होगा, तभी जाके आपका स्पीड आएगा, हाँ अच्छा कैरियर होगा। सो ऑलरेडी वी गॉट इट दैट force is equal to rate of change of momentum. Okay, and the unit of force is equal to
ओके, वो थोड़ा बाद में आते हैं। अभी देखो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, dp बाई dt। ओके, dp बाई dt। सो सी, हम लोग मास को कॉमन ले लिया, m v माइनस u बाई t। So this is what rate of change of velocity, and we know that rate of change of velocity means acceleration. तो f is equal to ma, ये क्लास अब 9 में भी मिला था। अभी देखो, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर फोर्स अगर जीरो होगा तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सो इट मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। Okay, Newton's second law is the mathematical representation of first law. How it is? Because if force is zero, there is no change of position of a body. अगर acceleration zero का मतलब क्या है, velocity change नहीं हो रहा है। अगर body rest में है तो rest में ही है, body अगर motion में है तो उतना motion नहीं है। U है तो final में भी U होगा, change कितना है, zero है। अगर rest zero है तो और रुका ही हुआ, मतलब रुका ही रहेगा। Acceleration zero means force will be zero. If force is zero, then there is no acceleration. Okay? So now what is the unit of force? Let us see. The unit of mass is kg. Unit of acceleration is meter per second square. So it means the unit of force is kg meter per second square, which is also called Newton. So Newton is short form, it is given respect to Newton, but actually Newton is equal to kg meter per second square। आपको इस हमेशा याद रखना होगा, kg meter per second square। न्यूटन का मतलब क्या है, kg meter per second square। अगर आप हमेशा पूरा यूनिवर्स के लिए कोई भी मोशन हो ना, अब एक बात याद रखना होगा, जहां पे फोर्स लगाओगे वहां पे मोमेंटम चेंज होगा, जहां पे फोर्स लगता है वहां पे मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड यू कैन से चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड। मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, ये सब क्लास 9 का है, बट अब वहां पे फील नहीं किया है एक्चुअली क्या है। ओके, चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स। इसको फील लाना है और ये बहुत जगह में एप्लीकेबल होगा। ओके, अगेन आई रिपीट, change of momentum in 1 second is called force. Okay, अभी और एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि किसी बॉडी का ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, उसको निकालने के लिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करते हैं। फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं। तो दैट गिव मोमेंटम, सॉरी दैट गिव फोर्स। ओके, अभी देखो, मान लो कि फोर्स क्या है, mv माइनस mu बाई टी। तो किसी भी बॉडी का मास मेजरेबल है, स्पीड भी मेजरेबल है, वेलोसिटी, जैसे क्रिकेटर कितने स्पीड में बॉल फेंकता है वो भी हमेशा स्क्रीन में दिया रहता है, कितना स्पीड में बॉल किया। तो स्पीड मीटर से हम लोग स्पीड मेजरेबल है, कितना भी स्पीड हो हम लोग निकाल सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, टाइम ना वो शॉर्ट होने से टाइम निकालने के लिए हम लोग को एक ही टेक्निक है, दैट इज वी यूज जनरली स्टॉप वॉच। बट टाइम अगर बहुत कम टाइम के लिए होता है तो टाइम मेजर करना डिफिकल्ट होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कितना फोर्स में कोलिजन हुआ, कितना टाइम के लिए कोलिजन हुआ, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। वॉल में एक बॉल फेंक दिया, बॉल लग के फिर वॉल में लगा, फिर वापस आया, कितना टाइम के लिए कोलिजन हुआ, इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट एक्यूरेटली? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एक्यूरेटली। सो एक बात याद रखना, ओके, एक बात याद रखना, व्हेन फोर्स इज एक्सर्ट ऑन ए बॉडी फॉर a long interval of time, then we can calculate value of force with the help of Newton's second law, that is rate of change of momentum. But when collision time or impact time is very small, or you can say when force is exerted on a body for a very short interval of time, then
it is difficult to calculate the value of force with the help of Newton's second law. और कोई और लॉ भी नहीं है, यही एक लॉ है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए. सो फॉर दैट we have generally introduced a new term that is called impulse. तो फोर्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगता है तो फोर्स नहीं निकल सकते. फोर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं. और शॉर्ट टर्म के लिए अगर फोर्स अप्लाई होता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो फोर्स का जगह हम लोग न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉल इम्पल्स. इम्पल्स मतलब टाइम. ये तो शॉर्ट होने से मेजरेबल टर्म नहीं है, ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं एफ इंटू टी. ये अननोन हो गया पूरा टर्म, इज इक्वल टू क्या है, एम वी माइनस एम यू. दिस इज कॉल्ड इम्पल्स. इम्पल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम. इम्पल्स and impulse is equal to only change of momentum. Impulse is equal to what? Only change of momentum. And what is the unit of force? Kg meter per second square. But what is the unit of impulse? It is kg meter per second. Why it is? Because इम्पल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, सेम होगा. मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. मास मतलब केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. ये चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो मोमेंटम ही है, तो इम्पल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, सेम होगा. इम्पल्स हैव सेम यूनिट विथ मोमेंटम. एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ईयर में देखो बोर्ड का उतना मीनिंग नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. और कोई भी फेल नहीं होता है फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना है जानने के लिए. ट्राई टू हैव प्रॉपर बेसिक नॉलेज, तब जाकर सेकेंड ईयर में भी फायदा होगा, आपका एंट्रेंस भी क्लियर होगा. फर्स्ट ईयर में तो बोर्ड का कोई चिंता नहीं है आपको, ओके. और सेकेंड ईयर में जो फाइनल एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ सेकेंड ईयर का आएगा. तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना होगा तो सेकेंड ईयर में पढ़ना. अभी आप कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो. तो अभी तक हम लोग क्या मिला, अभी ये यहाँ पे क्या निकल के आया, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, टाइम आ गया. एंड व्हाट इज इम्पल्स, ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम. देखो इम्पल्स का कुछ अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल. इम्पल्स मतलब क्या है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. अभी देखो ये टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम से मान लो कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है, ये फ्लोर है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है. बिल्डिंग का ये छत है, छत पे कोई आदमी बैठा हुआ है. ये हाइट मान लो फिक्स्ड है, मान लो 20 मीटर है. अभी ये आदमी मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है. फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, √2gh. ओके. तो फाइनल वेलोसिटी अब किसका ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट का ऊपर. g तो कांस्टेंट है, h का ऊपर डिपेंड होगा. तो हाइट अगर फिक्स्ड है, मान लो हाइट फिक्स्ड है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा. कोई भी एक वैल्यू आएगा. मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितना आ रहा है आपका, 20 आ रहा है. 20 मीटर पर सेकेंड. 20 इंटू 20, यस 20 मीटर पर सेकेंड. अभी अगर आदमी का मास मान लो 50 kg है, मान लो 50 kg मान लेते हैं, तो इसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ है डेल्टा पी इज इक्वल टू, फाइनल हो जाएगा आपका 20 इंटू 50, यानी 50 इंटू 20 माइनस 0. ओके. कितना हो गया फाइनल आपका, 1000 kg मीटर पर सेकेंड. इतना मोमेंटम चेंज हुआ है. इनिशियल तो 0 था, फाइनल इतना है, तो फाइनली होगा, इनिशियल तो 0 है, तो 1000 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ओके. अभी इस आदमी को ना हम लोग 2 बार गिराया. देखो एक बार हम लोग इस साइड में गिराया मान लेते, और एक बार सेम आदमी को दोबारा इस साइड से गिराया, 2 बार गिराया. तो दोनों टाइम में आपका टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा. हाइट सेम है, हाइट मैंने बताया 20 मीटर है. आदमी का मास कितना है यहाँ पे, 50 kg मान लिया. तो दोनों केस में दोनों बार टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है,
1000 kg/s। अभी देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोर में गिरा है ना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा कुशन रख दिया, तुली रख दिया। तुली तो जानता है ना, सॉफ्ट तुली रख दिया, और यहाँ पे एकदम फ्लोर है, पक्का फ्लोर है। सो हम लोगों का पहला वाला केस ले लेते हैं, F इंटू टी इजिकल टू कितना मिला इस आदमी के लिए, 1000 kg/s। अभी फर्स्ट टाइम जो आदमी को गिराया ना, तो फर्स्ट टाइम नहीं, हम लोग इस टाइम ले लेते हैं। पक्का में गिराया, पक्का में गिरने से आदमी को तो बहुत कम टाइम के लिए टकराएगा, हार्ड फ्लोर है एकदम, डायरेक्ट आके ढास करके टकराएगा। मान लो आदमी स्टॉप हो गया आपका 2 सेकंड में, 2 सेकंड में स्टॉप हो गया। तो ये तो 1000 है, ये तो फिक्स्ड है, 1000 kg/s। 2 सेकंड में अगर स्टॉप हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 500 न्यूटन। 2 इंटू 500 क्या हो जाएगा, 1000। अगर सेकंड केस में फिर तुम्हारा फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू 1000 है, 1000 kg/s। लेकिन मान लो इस बार सॉफ्ट में गिरा है, सॉफ्ट में गिरा है तो डायरेक्ट तो स्टॉप नहीं होगा ना, स्टॉप होने में टाइम लगेगा, कुशन थोड़ा धस जाएगा अंदर में, सॉफ्ट है ना, थोड़ा धस जाएगा, तो टाइम थोड़ा यहाँ पे मिलेगा, टाइम ऑफ कोलिजन व इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। मान लेते हैं कि 20 सेकेंड में आपका 20 सेकेंड में स्टॉप हुआ है, तो फोर्स कितना होगा फोर्स ओनली 50 न्यूटन। ये जो फोर्स 50 न्यूटन है कौन देता है, कौन देगा, ये फ्लोर का सरफेस में देगा, किसका ऊपर, आदमी का ऊपर देगा। तो इस केस में जब सॉफ्ट स्टेज में गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगा, इंपैक्ट फोर्स कम है, लेकिन इसमें तो 100% नहीं टूट जाएगा, शायद 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है हार्ड स्टेज में गिरने से। इसलिए सेम हाइट से कोई आदमी अगर जंप करता है, हार्ड स्टेज में अगर गिरता है तो ज्यादा चोट लगता है, अगर सॉफ्ट स्टेज में अगर गिरता है तो कम चोट लगता है। अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट, तो हम एक कंक्लूजन में आ जाते हैं, अगर F इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी है ना, ठीक है, अगर टाइम को अगर आप बढ़ाओ तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीज इफ कोलिजन टाइम विल बी इंक्रीज। अभी गड्ढा वगैरह में जब बाइक गिरता है ना तो क्या होता है, नहीं टूटता है, सॉरी ड्यू टू स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, इसलिए नहीं टूटता। अगर बाइक वगैरह में स्प्रिंग नहीं होगा ना, गड्ढा में गिरेगा तो टूट जाएगा। टीवी वगैरह जो कंपनी से आप लोग खरीद के लाते हैं, देखना अंदर थर्मोकोल होता है, क्यों, थर्मोकोल क्या करता है, एक स्पेस देता है, सॉफ्ट है, कोलिजन होने से टाइम बढ़ा देगा तो टूटेगा नहीं, टीवी नहीं टूटेगा। ओके, अब अंडा वगैरह हम लेके जाने के बालों का तुष का अंदर डाल के लेके जाते हैं टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज अगर हम लोग सॉफ्ट स्पेस में बांध के लेके जाते हैं ना, उसका मतलब है कोलिजन होने से टाइम बढ़ जाएगा तो टूटेगा नहीं। क्रिकेट बॉल को जब कैच करते, क्रिकेट बॉल को खींच क्यों लेते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाने से हाथ में चोट कम लगेगा और रिबाउंड भी नहीं होगा, रिएक्शन फोर्स भी कम होगा, बॉल हाथ से निकलेगा भी नहीं और आसानी से कैच हो जाएगा। सो दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। अभी मुझे अभी भी याद है, जब आई वॉज इन हायर सेकेंडरी क्लास, तो मैं कालाइगो से मेरा नेटिव घर तक मैं एक ऑटो में जा रहा था, तो ऑटो पलटी हो गया था। तो मैं, ठंडा का दिन था, अच्छा खासा स्वेटर पहना था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि स्वेटर प्रोटेक्ट कर दिया है। कोई अगर था सिर्फ शर्ट पहना था, उसके स्किन वगैरह चला गया था। तो अगर स्वेटर थोड़ा हैवी था तो कहीं पर लगा भी तो चोट कम लगा, क्योंकि वो टाइम बढ़ा दिया, इम्पैक्ट टाइम बढ़ा दिया। इम्पैक्ट टाइम बढ़ा देने से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, भले टाइम लेने दो, लेकिन ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। इसे फील आना है, आपको फील आना है, सोचते रहना है, पेशेंसली लगे रहो। देखना बाहर में आपको दिमाग धीरे धीरे लगना बंद हो जाएगा, अब एक जगह में दिमाग आ जाएगा। ओके, सो न्यूटन सेकेंड लॉ का तो ये अब मैं जो भी पढ़ाया ना, ये 9 लेवल का है एक्चुअली बोलने से। लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल कराएंगे ना, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में तो एक्सेलरेशन 0 था, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में तो बहुत इजी है,
हर एक डायरेक्शन का फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, टोटल मिला के रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। लेफ्ट राइट अप डाउन, अप एंड डाउन वाला फोर्स इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट वाला इक्वेशन फोर्स इक्वल है। तो इक्वेशन बना के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन होगा तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो समझने से फिर बहुत आसान है। ओके फाइन।